हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। तो आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा, इस चैप्टर में हमारे को बेसिक डिफरेंस जो प्रैक्टिकली समझना है। देखो, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। अब रिटायरमेंट और डेथ में अगर हम लॉजिकली समझें तो डिफरेंस सिर्फ एक है। रिटायरमेंट जो होती थी वो हम अपनी मर्जी से करते थे और डेथ का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता। बट आप अगर लॉजिकली सोचें, क्या दोनों बातों में पार्टनर फोन को छोड़ के जा रहा है? क्या कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही है, पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखो, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो हमने देखा पिछले चैप्टर में कि वो ईयर एंड पे ही हो रहा है। वो कह रहा है पूरा साल करके अपना जो हिस्सा बनता है वो लेके चलेंगे आराम से। पर डेथ हो रही है किसी की और क्या कहे, रुक जाओ अभी नहीं है, ईयर एंड होने दो फिर लेके जाना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब प्रॉफिट या जो भी पर्सन गया है उसका जब शेयर निकालते हैं, वो हम निकालना पड़ेगा अप टू डेट ऑफ डेथ। हमें कहां तक निकालना पड़ेगा? अप टू डेट ऑफ डेथ। जिस पार्टनर की डेथ जिस दिन हुई है वहां तक का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। तो हम अप टू डेट ऑफ डेथ तक सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। जिस पार्टनर की डेथ हुई है, अगर उसका आपको नाम बता दिया तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और सपोज उसका नाम नहीं बताया तो हम उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर? डिसीज्ड पार्टनर। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर थे, रेशियो वाज 2:1, बी डाइड, बी की डेथ हो गई, और हमें क्या कहा? प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज्ड पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हुई है। तो मैं यहां पे आपको बनाना सिखा रहा हूं बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा, इस अकाउंट में जो हम अभी तक सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे सेम वैसे ही चलेगा। पर इस चैप्टर में हमारे से डिमांड जो करी जाती है वो जनरली कौन से पार्टनर की करी जाती है? जिसकी डेथ हुई है, कि उसको कितना पैसा देना है। हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहां से निकालते बेटा? आप बैलेंस शीट में से पिक करते हैं इस वैल्यू को। इसके बाद अगर उस पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही थी तो हम लिखेंगे बाय सैलरी अप टू डेथ। सपोज उसकी डेथ हुई है 30 जून 2019। ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 मार्च 2019। यहां तक का तो पूरा प्रॉफिट वो ले चुका होगा भाई। जब ईयर एंड हुआ होगा, बैलेंस शीट बनी होगी, उसका हिस्सा निकाल के दे दिया होगा उसे। अब ईयर एंड के बाद भी उसने 3 महीने काम किया। इस 3 महीने की सैलरी उसे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो हमने लिखा बैलेंस जो उसका है वो तो देना ही है। सैलरी अप टू डेथ मींस 3 मंथ्स की सैलरी देंगे आप। बाय कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है वो भी आप अप टू डेथ देंगे उसे। ठीक है। अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व रखा है, बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व रखा है, क्या जनरल रिजर्व इसको मिलना चाहिए? आप लॉजिकली सोचिए, रिजर्व क्या है? प्रॉफिट जो तीनों पार्टनर ने सेव किया था। आप जो बैलेंस शीट में रिजर्व होता था बेटा, अभी तक मैंने क्या कहा? रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट लगाए। जो रिजर्व पड़ा होता था, क्या वो तीनों पार्टनर में बांटते थे? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सपोज रिजर्व अवेलेबल इन द बैलेंस शीट वाज 60,000। कितना रिजर्व था? 60,000। इस रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो आपने कहा था सर रिजर्व क्रेडिट में है, कुछ नहीं बताया तो रिजर्व राइट ऑफ करते हैं, बताया होता तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते। अब इसको बांटेंगे जब हम, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए
टू, B टू C। रिजर्व कितना सब 60,000 था, 2 to 1 24 24 12। समझ आया? यानी कि B के अकाउंट में किस साइड आ रहा है ये, क्रेडिट साइड में, B के क्रेडिट साइड में। तो मैं यहां लिखूंगा बाय रिजर्व। अब बच्चा कहता है सर अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब क्या हुआ, रिजर्व इन तीनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेव किया था। मैंने अपना या किसी ने अपना प्रॉफिट सेव किया 60,000 रुपए, वो कह रहा है कि ये 60,000 रुपए पूरे साल का था, अप टू डेट ऑफ डेथ निकालो रिजर्व। लॉजिकल लगता है? नहीं। उसमें क्या मतलब है कि अप टू डेट ऑफ डेथ का, वो तो प्रॉफिट होना चाहिए ना अप टू डेट ऑफ डेथ, जो इस साल कमाया 3 महीने में उसमें उसका हिस्सा दे दो। पुराना तो पूरा लेगा, पुराना क्यों अप टू डेट ऑफ डेथ लेगा, वो पिछले साल तो पूरा काम किया था उसने, तो जो पुराने रिजर्व पड़े हैं वो पूरे मिलेंगे उसे, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें अप टू डेट ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट मत लगाना। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर पड़ा है, क्लेम निकालने के बाद जो बचेगा उसमें बी का हिस्सा आएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट कहां से रिलेट हो रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन सा? सिर्फ बी का हिस्सा, पर पूरा डेथ तक का मत निकालना रिजर्व में, कोई प्रॉब्लम? अगर आपके पास ये जो रिजर्व गिवन था, इस रिजर्व में ये होता पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ द रिजर्व, बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा था ये 60,000 का और लिख दिया नॉट टू राइट ऑफ, तो आप क्या करते? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, याद है? yes, रिजर्व 2 था ना, राइट ऑफ, नॉट टू राइट ऑफ, नॉट टू राइट ऑफ लिखा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब ये जो पार्टनर जा रहा है ये हट गया बीच में से, न्यू रेशियो क्या हो गई 2:1। यहां से आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है? गेनिंग रेशियो आने के बाद एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब ये जा रहा है तो ऑब्वियसली ये सेक्रीफाइस ही करने वाला है, जा रहा है तो सेक्रीफाइस ही करेगा। गेनिंग टू सेक्रीफाइस यानी कि इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा और नाम दोनों देंगे अपनी गेनिंग रेशियो में, यानी कि रिजर्व जो भी है आप एंट्री पोस्ट करके देख लेना। वैसे मैं आपको बता दूं जो जनरल रिजर्व होंगे अगर राइट ऑफ होने तो उसका हिस्सा आ जाएगा, और अगर गेनिंग टू सेक्रीफाइस होना है ना तब भी उसका हिस्सा ही आएगा। यहाँ पे उसका जो वो जा रहा है छोड़ के, जो उसका शेयर बनता है ना 2/5, उसका हिस्सा निकालना। पर यहाँ पे जनरल रिजर्व की बजाय क्या आ जाएगा, बाय ए एंड बी, क्योंकि फिर वो दोनों पार्टनर देंगे ना। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, कोई डाउट इसमें मुझे बताओ। हाँ बोलो सर। अगर क्लेम उसे देना पड़ रहा है, ज्यादा हो गया वर्कमैन का, तो बेटा फिर वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। और इधर समझे बेटा, आपको सारा काम वैसे ही करना है। सपोज कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू रीवैल्यू करके दे रखी है, तो पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में इसका हिस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो आता है, तो यहां पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन लॉस भी आएगा। समझ आ गई बात? रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनना है। वो डाउट क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई थी, गुडविल राइट ऑफ करेंगे आप, अपीयरिंग वाली। अब अपीयरिंग है यानी कि वो डेबिट साइड में, उसको राइट ऑफ करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, यानी कि उसमें से बी का हिस्सा निकाल के मैं यहां लिख दूंगा 2 गुडविल, क्योंकि एंट्री क्या बनेगी अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल रखी है तो ए बी सी टू गुडविल, यानी कि बी का हिस्सा निकाल के बी के अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो गुडविल के नाम से। यस, इसमें भी अप टू डेट ऑफ डेथ तक का कोई कॉन्सेप्ट मतलब नहीं बैठता। जो चीज मंथली चलती है या ईयरली चलती है उसमें तो डेट ऑफ डेथ तक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हाँ जी बोलो, क्या डाउट है?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आएगा ना भाई, किधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? उसका 3 महीने का इंटरेस्ट होता है। नहीं बेटा मैंने अभी लिख दिया वो, आने दो ना, उस पॉइंट पे तो आने दो मुझे। 2 ड्राइंग्स, अगर उसने ड्राइंग्स करी है तो अगर वो मंथली ड्राइंग कर रहा है तो आप कितनी लेंगे? अप टू डेथ। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यही आता है और वो भी कब तक का आएगा? टू डेथ। आगे बात समझ। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज और होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। स्टार मार्क करा मैंने इस पे। इसके अलावा किसी पॉइंट में कोई डाउट किसी बच्चे को? नो, इसमें नहीं। ये मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा सारे पॉइंट जो लिखे हैं समझ आ गए होंगे होपफुली। यस सर। आपने क्या करना है इसके बाद, आप इधर का टोटल करेंगे, इस टोटल में से ये टोटल माइनस करेंगे और हम यहां क्या लिखते थे बेटा? 2 क्या लिखते थे? बैलेंस कैरिड आउट। पर अगर रिटायरमेंट हो रहा था तो लोन। यस सर। अब यहां पे भी लोन होना चाहिए क्योंकि पार्टनर तो चला गया, कॉन्सेप्ट तो एज इट इज सेम है, पर वो तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो उसका लोन तो नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो उसका वारिस होगा उसको हम लिख देंगे कि भाई बी का जो एग्जीक्यूटर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने पैसा। टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बात आती है सर ये पीएनएल सस्पेंस क्या है? पीएनएल सस्पेंस के बारे में पहले थियोरेटिकली समझते हैं कि ये होता क्या है, फिर समझेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है। पीएनएल सस्पेंस का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि इसकी डेथ हुई है कब? 30 जून को। ईयर एंड हुआ था पिछली बार 31 मार्च। इन 3 महीनों में फर्म ने कुछ बिजनेस किया होगा, उस बिजनेस में कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा। क्या उस प्रॉफिट में बी का हिस्सा बनता है? अप टू डेट ऑफ डेथ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए उसे, काम किया उसने तब तक का। अब वो जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा बनता है उसको हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब दिमाग में आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस लिखते तो समझ आया, वाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट? ध्यान से समझना, नहीं 3 महीने की बात नहीं है, इसके लिए कुछ एक फ्यूचर रीजंस रखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, फॉर्म तो नहीं बंद होगी, ए और सी कंटिन्यू करेंगे, ईयर एंड होगा। ईयर एंड होने के बाद वो अपना ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट बना के प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ए और सी आपस में बांटेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड पे बनेगा, दोबारा से प्रॉफिट निकलेगा, पर वो प्रॉफिट ए और सी का होगा। सपोज 2 साल 3 साल 4 साल बाद इस फर्म की ऑडिट होती है, चेकिंग होती है, और ऑडिट के ड्यूरेशन में सीए या जो ऑडिटिंग फर्म है वो कहती है लाओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, हमने चेक करनी है। एक्चुअल में चेकिंग होती है। अब वो चेकिंग हुई, उन्होंने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा, उसमें 1 साल ये भी था, उसमें देखा उन्होंने कि बैलेंस शीट में 2 प्रॉफिट आ रहे हैं, 2 प्रॉफिट आ रहे हैं। सीए डाउट करेगा कि यार साल में 2 बार प्रॉफिट निकाला तुमने, दिमाग चल गया था क्या तुम्हारा उस साल में? भाई सिंपल सी बात है, क्या गलत हुआ ना ये? तो साल में 2 बार प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है? 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने का मतलब डाउट वाली सिचुएशन। अब वो डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या लिखा? सस्पेंस सिग्निफाइज सम मिसहैपनिंग माइट हैव अकर्ड, कि कुछ मिसहैपनिंग हुई थी तभी हमने सस्पेंस में डाला, और वहां सस्पेंस आते ही याद करें अच्छा सर वो उस टाइम पे ना एक पार्टनर की डेथ हो गई थी, तो वो क्लियर करेगा कि सस्पेंस मींस सम मिसहैपनिंग माइट हैव अकर्ड, कि आपको क्लियर हो जाए कि वो सस्पेंस क्यों बना था। क्लियर हो गई बात? क्योंकि जो ईयर एंड का पीएनएल होगा उसके आगे सस्पेंस वर्ड यूज नहीं होगा, वो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा। इसीलिए यहां पे सस्पेंस वर्ड क्लियर किया, और इस सस्पेंस वर्ड में कौन सा प्रॉफिट आने वाला है? अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट।
क्लियर हो गई बात। अब ये 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट उसके लिए पहले आप इसको नोट कर ले क्योंकि मुझे अब करना पड़ेगा। बेटा देखो, जो हमने पीएनएल सस्पेंस में ने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, उसका मीनिंग बता दिया। क्वेश्चन में आपको जब ये डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट की डिमांड करते हैं, उसमें बाकी सारी एडजस्टमेंट लाइक रिजर्व, गुडविल, रिवैल्यूएशन वो सब नॉर्मल होंगी जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। एक एडजस्टमेंट अलग होगी, उसमें क्या लिखा होगा, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कौन से अकाउंट में बताया मैंने आपको, कहां जाएगा, पीएनएल सस्पेंस में। पीएनएल सस्पेंस का मतलब क्या बताया, जो अप टू डेट ऑफ डेथ तक जो प्रॉफिट कमाया होगा उसमें बी का हिस्सा, तो वो लिख के देंगे कि बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसी बात लिखी है। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको, पीएनएल सस्पेंस कैसे निकालना है, उसके लिए आपको तरीका समझा रहे हैं। 2 तरीके होते हैं सिर्फ। क्या लिखा होगा वहां पे, जैसे हमारा क्वेश्चन फॉर वो जो हमने वैल्यूज ली थी वही वैल्यूज ले रहे हैं। ABC 221 बी की डेथ हुई है, क्या लिखा होगा, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of average profit of last 3 years which were rupees 150, 140 and 160 respectively। ठीक है, अब इसके लिए मुझे यहां पे वर्किंग करके दिखानी है बेटा। वर्किंग नोट में मान लो आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है और बीच में एक ये पॉइंट दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, पिछले 3 सालों का एवरेज ले लेना, उसके बेस पे बी का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ निकाल देना। समझ आ गई बात, क्या कहना चाह रहे हैं कि बी का शेयर कितना निकालना अप टू डेट ऑफ डेथ, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, और उसके बाद आपको ये 3 साल के प्रॉफिट दे दिए। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं डेटा प्रेजेंट करने के लिए, विच वर 2017 रुपीज 150, 2018 140, 2019 रुपीज 160। तो उन्होंने हमें 3 साल का डाटा दिया, कह रहे हैं इसका एवरेज निकाल के सी का शेयर निकालना। तो देखो बेटा, हमने सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा करना है। ये काम आप वर्किंग नोट में करेंगे, क्योंकि हमें फेयर में क्या मांगा होगा, उन्होंने हमारे फेयर में मांगा होगा या रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट नहीं मांगते जनरली, फिर भी अगर मांग ले तो आपको आती है बैलेंस शीट बनानी। बी का जो बैलेंस था वो कहां चला जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, और वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, लोन की वजह उसका एग्जीक्यूटर आ जाएगा। बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा। देखें सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। एवरेज इज 150 प्लस 140 प्लस 160 अपॉन 3, ये आ जाएगा 150, 450 अपॉन 3, 150। फिर हम निकालेंगे बीज शेयर। अब बच्चों को देखते ही एवरेज गुडविल ही आता रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज निकाल के गुडविल पागल करना क्या चाह रहे हैं आप। बी का शेयर अप टू डेथ
तो ये एवरेज आ गया, बी शेयर अप टू डेथ इज इक्वल्स टू 150, ये 3 साल का एवरेज है, इनटू उसका शेयर 2/5 इनटू 3/12। पहले उसका शेयर निकालूंगा, 3/12 करूंगा, कभी तो ये भूल जाते हैं, कभी ये भूल जाते हैं। उसका शेयर निकालो, कितने महीने के लिए निकालना है? 3 महीने। 3/12। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 15,000 जो भी आएगा आप उसे सॉल्व करके निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल सस्पेंस में, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। हाँ जी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक गलती और हम जो करके आते हैं, बताने के बाद भी करने वाले हैं आप क्वेश्चन में, मैं अभी बताता हूँ क्या गलती। वहां पे लिखा होगा, देखना थोड़ा सा चेंज करूंगा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और 3 साल का प्रॉफिट दे के रखूंगा। 3 साल का मिलता ही एवरेज, 3 साल लिखा है, एवरेज निकालेंगे। कुछ तो आता है ना, हमने पढ़ा बहुत है, सर ने कहा था एवरेज। तो ज्यादा पढ़ाई कर ली, 3 साल दिखते ही एवरेज निकालो। क्या लिखा है? लास्ट ईयर। अपॉस्ट्रोफी एस, इंग्लिश लास्ट ईयर्स यानी पिछले साल का, 160 इंटू 2/5 इंटू 3/12। ये बेवकूफी मत करना, अभी जब क्वेश्चन करके लाओगे ना, जब आंसर मैच नहीं होगा फिर बताऊंगा। सर लास्ट समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। दूसरा तरीका में क्या दिया होता है, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट up to date of death will be calculated on the basis of, ये लाइन वही एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी, ओके सर। on the basis of sales, या वर्ड यूज करते हैं टर्नओवर, on the basis of turnover of previous year। अच्छा बेटा, इसकी डेथ मैं एज्यूम कर रहा हूं 30 जून 2019, ठीक है, 30 जून 2019 में इसकी डेथ हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, और नीचे डेटा गिवन होगा सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 रुपीज 20 lakhs। बेटा मेरे पास आज माइक नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम, या इसको हम एक काम कर सकते हैं, वेट मिनट, इसको चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। सेल्स फ्रॉम 1st April 19 to 30th June 19 is equals to rupees 5 lakhs। Profit for the year ended 31st March 2019 is 4 lakhs। अब देखना बेटा, इसमें क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सेल प्रॉफिट कौन सा कैसे यूज करना है। तो आप ध्यान से अगर इसे एनालाइज करेंगे, उन्होंने क्या कहा कि बी का प्रॉफिट कैसे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि जो ईयर अभी खत्म हुआ होगा, इससे पहले ईयर कौन सा खत्म हुआ, 30 जून 19 से पहले 31 मार्च 2019। आप देखो 31 मार्च 2019 की सेल्स है, हमेशा गिवन होगी, और 31 मार्च 19 का प्रॉफिट भी गिवन होगा आपको। ये दोनों है, प्रॉफिट भी है, सेल भी है पिछले साल की। तीसरे डेटा को अभी मत यूज करना,
आप यहां से निकालें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट परसेंटेज आपने कमाया बेटा? आपने 4 लाख अर्न करे, कितने की सेल पे? 20 लाख की सेल पे इंटू 100, तो इट कम्स आउट टू बी 20%। यानी कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 20%। भाई पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया होगा वही इस साल कमाएंगे, ठीक है? तो हम क्या निकालने वाले हैं? प्रॉफिट ऑफ सेल्स या प्रॉफिट ऑन सेल्स फ्रॉम 1st April 19 टू 30th जून 19। कितना कमाया होगा? देखो बेटा 5 लाख की तो सेल ही है, उसका 20% कितना आ जाएगा? 1 लाख या नहीं? जो प्रॉफिट पिछले साल कमाया था वही प्रॉफिट इस साल कमा रहे हैं। 1 लाख का प्रॉफिट है, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख इंटू 2/5 एंड इट कम्स आउट टू बी 40,000। अब बच्चा कहता है सर इसमें 3/12 भी करो। क्या जरूरत है सोचना? मैंने प्रॉफिट ये कितने टाइम की सेल पे लिया? 3 महीने का। तो टाइम तो पहले ही इंक्लूड कर लिया ना। सेल मैंने कोई पूरे साल की थोड़ी ली, प्रॉफिट कोई पूरे साल का थोड़ी है, प्रॉफिट तो है ही 3 महीने का। अब 3 महीने में उसका हिस्सा निकाला, ये चला जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इस पूरे चैप्टर में ये जो P&L सस्पेंस वाली कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मेन कैलकुलेशन यही है, या तो ये ऐसा पॉइंट देंगे या फिर ये ऐसा पॉइंट देंगे। जब आपके पास सेल्स वाला पॉइंट गिवन हो तो दिमाग में क्लियर कट अपना रखना कि मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कि जिस दिन डेथ हुई उससे पिछले साल का सेल लूंगा, पिछले साल का प्रॉफिट लूंगा, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 परसेंटेज आ गई। इस साल का सेल दिया हुआ है 3 महीने या 4 महीने जितने महीने काम किया, इनटू परसेंटेज जो अभी निकाली है, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट में से बी का शेयर निकाल देंगे, वो सीधा चला जाएगा P&L सस्पेंस। इतनी कैलकुलेशन का जो स्टेप है वो अपने दिमाग में रखना अगर आपको सेल्स वाला डेटा दिया है। और अगर पिछले साल, हाँ ये शो करना है बेटा, इसके मार्क्स होंगे आपके, ठीक है? इसको कहीं रफ में नहीं करना है, इसके मार्क्स होंगे प्रॉपर आपके। क्लियर? तो पिछले साल का इफेक्ट तो आपको पता ही, बहुत सिंपल है। तो ये इसीलिए चैप्टर को इजी रखें। और मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर का 90% काम हमारा खत्म हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ इसके अलावा जर्नल एंट्रीज का पार्ट रहता है। जर्नल एंट्रीज मैं आपको इजीली बाद में समझा दूंगा। इसकी जो कैलकुलेशन वाइज है, चैप्टर्स टॉपिक वाइज है, इसमें से आना तो आपका 6 या 8 नंबर का टॉप चैप्टर क्वेश्चन ही है। छोटा क्वेश्चन जो आएगा वो आपका सिंपल सी बात है, क्या आने वाला है? रिजर्व को बांट के दिखाओ, गुडविल की एंट्री, वो रिटायरमेंट वाला ही चलेगा। एज इट इज कॉपी पेस्ट है, उसमें कुछ नया नहीं सीखना। तो आज अभी इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैं आपको कुछ कंप्लीट क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ होमवर्क के लिए फिलहाल, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। अभी के लिए बाय।